नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खातेगांव विधानसभा में हैं, हम कन्नौज में बैठे हुए हैं और नारायण व्यास जी हमारे साथ में हैं। नारायण व्यास जी बीजेपी के एक सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। बहुत ख़ास बात यह है कि मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, 3 महीने बाद चुनाव में क्या स्थिति होनी है, भाजपा का पलड़ा भारी होना है या कांग्रेस कहीं ना कहीं आगे आएगी, इस पर मंथन चल रहा है। इसी मंथन को लेकर नारायण व्यास जी से हम बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं कार्यकर्ता होने के नाते। नारायण जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि खातेगांव विधानसभा जो क्षेत्र है, यहाँ पर ग्रामीण में चूंकि कांग्रेस का कब्जा हुआ, लेकिन भाजपा शहर में तो लगातार 2 बार के विधायक हैं यहाँ पर। इस वक्त क्या स्थिति आप मानते हैं, बहुत ईमानदारी से यदि बात की जाए? पहले तो नमस्कार सभी को, दर्शकों को। और जैसा आपने पूछा है खातेगांव विधानसभा के संबंध में, तो खातेगांव विधानसभा के संबंध में मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश का जब से निर्माण हुआ है तो यहाँ की जनता, लोकसभा विधानसभा के संदर्भ में आपसे बातचीत कर रहा हूँ, पूरी तरह से, चाहे वो पहले चुनाव में अगर जनसंघ भी नहीं खड़ा हुआ था तो यहाँ हिंदू महासभा चुनाव जीती थी, उसके बाद जनसंघ चुनाव जीता, फिर जनता पार्टी बनी तो जनता पार्टी चुनाव जीती, फिर भारतीय जनता पार्टी जीती। केवल संयोग से 7.5 साल मात्र कांग्रेस का विधायक यहाँ से रहा है। तो मैं, चूँकि ये तो एक परंपरागत जनसंघ के समय से और राष्ट्रभक्त लोगों की विधानसभा है, ऐसा मैं कहूँगा तो अतिशयोक्ति नहीं है। और हमेशा से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है और इस बार भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी खातेगांव विधानसभा में जीतेगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, हम यहाँ चूँकि लगातार क्षेत्र में घूमे हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर है जो मौजूदा चेहरा है उसके खिलाफ। लगातार आदमी जब काम करता है तो कहीं ना कहीं उसके चीज़ें गलत भी होती हैं। आपको लगता है कि ये फैक्टर काम करेगा? लोग चाहते हैं कि अब कोई नया चेहरा आए किसी को। भाई, चेहरे से तो जैसे भी है, पर पार्टी की दृष्टि में हर विषय है। भारतीय जनता पार्टी आज, जैसे मैं बोलता हूँ कि समय के साथ चलने वाली पार्टी है। उसकी नज़र में सब लोग हैं, सब व्यक्ति हैं। कई ऐसा विषय आएगा तो वो भी विषय पार्टी के ध्यान में है। पार्टी बिल्कुल, हमारे यहाँ एक गीत होता है, युग के साथ मिल के सब कदम बढ़ाना सीख लो। जब जैसी परिस्थिति होती है वैसा चलना भारतीय जनता पार्टी को आता है। और आप देख ही रहे हैं पूरे विश्व स्तर पर जिस प्रकार माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में पार्टी चल रही है और कितना आगे का सोचते हैं। माननीय मोदी जी हमारा 10 वर्ष आगे का सोच के और पार्टी के हित में काम करते हैं कि 10 वर्ष बाद क्या होगा। दुनिया जब सोचती नहीं थी कि कंप्यूटर और भविष्य में ये बैंक का आप देखते हैं, नेट बैंकिंग का माध्यम विषय हो, चाहे कंप्यूटर युग का हो, जितना मोदी जी ने सोचा वर्ल्ड के किसी नेता ने नहीं सोचा। और इसलिए आज विश्व का नेता अगर बने हैं तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं। तो इसका कारण इतना आगे सोच के चलती है पार्टी। तो पार्टी के जो है सब विषय उनके ध्यान में है। और बाकी चेहरों को लेकर अगर राजी नाराजी है तो पार्टी के विषय में वो भी ध्यान में है। पार्टी हर हाल में जीतने वाले चेहरे को ही यहाँ से जो है मैदान में उतारेगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। आप मोदी जी की बात आपने की, 2018 की बात और है, मोदी लहर थी तो वो उस दरमियान, लेकिन आज मोदी लहर तो नहीं है, तो स्वीकार करना पड़ेगा। ये भी कहा जाता है कि जो भाजपा का जो ज़मीनी कार्यकर्ता है उसकी कहीं ना कहीं अवहेलना हुई है और वो आक्रोश कार्यकर्ताओं के अंदर मौजूद है। इसमें कितना सच है? नहीं, सही है, बहुत सारी बातें हो जाता है, क्योंकि ये एक सत्ता जब रहती है लगातार तो इसमें बहुत सारी विशेषताओं के साथ एक सत्ता जनित दुर्गुण भी आता है व्यक्ति में। तो इसके दुष्प्रभाव भी होते हैं और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को प्रसन्न नहीं रख पाए, निश्चित रूप से नाराज भी होते हैं कार्यकर्ता। पर चूंकि भाजपा का, मैं बता रहा हूँ कि मतदाता हो चाहे कार्यकर्ता हो, वो इतना समर्पित है और इस विशेष करके इस विधानसभा में कि उसको आखिरी समय में भारतीय जनता पार्टी ही दिखती है। और राष्ट्रवाद के इतने प्रबल समर्थक है लोग नीचे तक कि वो उससे कभी भी इधर उधर नहीं होते हैं। यहाँ राष्ट्रवाद के हित, राष्ट्र हित सर्वोपरि और विचार सर्वोपरि, इसको लेके ही मतदान होता है। लेकिन कमलनाथ जी और जो बाकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो तो कहते हुए पाए जा रहे हैं कि अब समय हो गया है भाजपा का, आम जनता ऊब चुकी है, आम जनता बदलाव चाहती है और वो चाहती है कि अब उसको भाजपा को हटा के कांग्रेस को काबिज कर दें। कमलनाथ जी ये दीवा स्वप्न देख रहे हैं मेरी दृष्टि में तो, क्योंकि पिछले बार उन्होंने एक किसानों के बीच में एंड टाइम पे वो लाए थे कि हम सारे किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, और वो सारे किसानों को मालूम है कि कितना सत्य बोलते हैं। किसी का
नाम मात्र किसानों के कर्ज माफ हुए हैं और उस चक्कर में किसानों को दोहरी मार पड़ी कि वो बैंकों का कर्ज भी नहीं भर पाए और ब्याज पे ब्याज चढ़ता गया। वो तो अभी भला हो शिवराज जी का, जो उन्होंने उनके ब्याज वापस भर के, सरकार ने वापस ब्याज भरा, जो करोड़ों रुपए हो गए थे प्रदेश के, और उसका ब्याज भर के उनको वापस किसानों को मुख्य धारा में लाए, नहीं तो वो डिफाल्टर किसान हो गए थे। तो ऐसी सब स्थिति, क्योंकि जनता बहुत समझदार है और जागरूक है, और आजकल सोशल मीडिया हो, चाहे ये प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसके माध्यम से लोग लगातार देखते हैं। कमलनाथ जी पे कहीं किसी को विश्वास नहीं है, और उनके साथ जो श्रीमान बंटाढार जी हैं उन पे तो किसी को भी विश्वास नहीं है। और मालूम है कि कमलनाथ जी तो मोहरा हैं, जो है वो सत्ता का संचालन पहले भी दिग्विजय सिंह जी ने किया और अभी भी वही करने वाले हैं। तो उनका जिन लोगों ने कार्यकाल देखा है, वो आज भी नींद में अगर स्वप्न में दिग्विजय सिंह का शासन ध्यान में आ जाए तो लोग उठ के बैठे हो जाते हैं कि क्या होगा। आप सबको मालूम है कि ना उस समय बिजली थी, ना पानी थी, ना सड़क था, क्या हाल थी, क्या दुर्दशा थी दिग्विजय सिंह के शासनकाल में। और आज जितना भी विकास दिख रहा है तो वो केवल और केवल देन है तो भारतीय जनता पार्टी की देन है, शिवराज जी की देन है, और पूरे माननीय हमारे मोदी जी की देन है। तो व्यास जी, जो अभी 15 से 20 के आसपास ऐसी बात चल रही है कि आप इस भाजपा की सेकंड लिस्ट आने वाली है, किस तरह के लोगों को तवज्जो दिया जाएगा, क्या अंदरूनी खबर है? नहीं, खबर तो वैसे अभी आपने जैसे 39 लोगों की एक लिस्ट आ गई, 39 लोगों की, और उसमें भी आपने देखा होगा कि जो लगातार सक्रिय थे समाज में, भले ही हारे हों पहले, पर जो लगातार सक्रिय थे, और अभी भी जो नई लिस्ट आएगी वो उन्हीं लोगों की आएगी जिन सीटों पे हम लगातार चुनाव हार रहे हैं पिछले बार। तो उन पे पहले प्राथमिकता से घोषित करेंगे ताकि उनको पर्याप्त समय मिल जाए काम करने का, और फिर जो उसमें एंड टाइम पे देने में क्या है, कोई विरोध होता है, कोई विरोध करता है तो वो मालूम भी नहीं पड़ पाता है। तो इसलिए पार्टी की रणनीति है तो सभी तरह के जो सक्रिय है, जो समाज में लोकप्रिय है, जो रात दिन जनता के हित में काम करता है, उन लोगों को ही पार्टी मौका देगी, ऐसा मेरा मानना है। नारायण व्यास जी, हम लगातार जब क्षेत्र में घूमें तो लोगों की ज़बान पर आपका भी नाम चल रहा है। नारायण व्यास जी भी जो है टिकट की दौड़ में हैं और उन्हें टिकट मिल सकता है। आम जनता के बीच में आपकी पैठ किस ढंग से है, कैसे आप समझते हैं, कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं? हमारा तो मैं बताऊंगा कि मेरे को तो जो है राजनीति पैतृक संस्कार में ही मिली है। हम बिल्कुल घर में छोटे छोटे थे, उस समय माननीय कैलाश जी जोशी मुख्यमंत्री थे, हमारे पिताजी सक्रिय राजनीति में थे और वर्षों तक उन्होंने जनसंघ के समय से काम किया है। तो हमारे घर सब नेताओं का आना जाना लगा ही रहता था, चाहे माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी हो, चाहे माननीय कैलाश जोशी जी हो, प्यारेलाल खंडेलवाल जी हो, सबका आना जाना निरंतर। और फिर हिंदुत्व के प्रभाव में आके राम जन्मभूमि आंदोलन के समय से मैं स्वयं जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में जाने लगा। फिर उस संघ ने विश्व हिंदू परिषद के काम में लगाया, तो पूरे प्रदेश में मैंने लगातार पूर्णकालिक रहकर भी, और पूरे प्रदेश में 97 में मैं प्रांत का गौ रक्षा प्रमुख बन गया था। 2003 में मालवा प्रांत का विश्व हिंदू परिषद का प्रांत मंत्री बना, और लगातार जो है 12.5 साल तक इस मालवा प्रांत के इंदौर उज्जैन संभाग जो है वीएचपी का, उसके नीचे तक तहसीलों तक, ऐसा अधिकांश गाँव में तक मेरा दौरा हुआ है। तो मैं इतना घुमा हूँ। उसके बाद पार्टी ने ही मूल्यांकन करके और 2 बार मुझे मध्य प्रदेश सरकार का जो गौ संवर्धन बोर्ड है उसमें उपाध्यक्ष बनाया, राज्य मंत्री का दर्जा दिया 2 बार। तो अब चूँकि अभी भारतीय जनता पार्टी में हूँ, पार्टी को लगता है, जब जैसे पिछले समय राजस्थान में कोटा जिले की जो है पिपलदा विधानसभा में हमको पार्टी ने कार्य करने के लिए पहुँचाया था। अभी इसी गुजरात चुनाव में जो है महिसागर जिले की बालासिनोर विधानसभा में मैं लगातार 3 महीने तक प्रवासी कार्यकर्ता इस नाते था। तो हम निरंतर पार्टी जहाँ जैसा बताती वैसा काम करते हैं। अब चूंकि इस बार हम लगे हैं कि कहीं ना कहीं हमको भी पार्टी हमारा मूल्यांकन करे और हमको यहाँ से पार्टी को अगर ठीक लगेगा तो हमको यहाँ से उम्मीदवार बनाए। तो चूंकि हम निश्चित रूप से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं, इस नाते से हमारी भी दावेदारी है कि हमको पार्टी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाए तो निश्चित रूप से पार्टी को सफलता मिलेगी। पार्टी को सफलता मिलेगी। नारायण जी, अमूमन होता ये है कि जब कोई टिकट की डिमांड करता है, मांग करता है, उसे टिकट मिलता है, वो जीतता है और अच्छा पद मिल जाता है, विधायक बन जाता है। लेकिन होता ये कि आम व्यक्ति की समस्या वैसी की वैसी बनी रहती है। गांव की स्थिति अगर हम बात करें तो सड़कें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, गरीबी में ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, किसानों की समस्याएं यथावत रहती हैं। आप यदि वाकई जीत जाते हैं और आप विधायक बनते हैं तो क्या प्लान है खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए, क्या योजना है, क्या देना चाहते हैं?
सर्वप्रथम तो किसानों की यहाँ सबसे बड़ी मांग जो है तो लगभग वो पूरी भी होने वाली है। सिंचाई की योजना नर्मदा जी के हमारे यहाँ से क्षेत्र से 2-2, 3-3 लाइनें बाहर गई, और चूँकि नर्मदा मैया जो है अधिकांश खातेगांव विधानसभा को टच करती है, तो यहाँ के किसानों को प्राथमिकता से पूरा सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिले, ये योजना है। और इसके लिए पार्टी ने 2-3 जो हाटपिपलिया माइक्रो हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले हंडिया बैराज नाम था, अब भगवान सिद्धनाथ बैराज परियोजना नाम किया है, तो इसके माध्यम से अधिकांश गांव लगभग हो गए हैं, और कुछ गांव बचे थे तो उसके लिए भी और प्रयास हुआ है कि कोई भी गांव खातेगांव विधानसभा का ना छूटे और सबको जो है पर्याप्त रूप में यहाँ जल सिंचाई के लिए मिले। सड़क की बातें थी, तो अब चूँकि ये बरसात के मौसम में हमारे क्षेत्र में काली मिट्टी होती है, तो इसमें बरसात के कारण हर वर्ष जो है डामर का जो सड़कें होती है वो डैमेज होती है ज़्यादा मात्रा में। पर चूँकि मैं बताता हूँ कि ऐसे अधिकांश हिस्सा है, मतलब 96% बोल दो तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सभी गांव जुड़ चुके हैं। कुछ है 1-2% कहीं बचा हुआ है मामला, तो उसको प्राथमिकता से लोगों को, ये तो मूलभूत सुविधा के अंतर्गत है कि उनको सड़क मिले, और बिजली तो पर्याप्त सबको मिल ही रही है, पानी सबको मिले, और नर्मदा जी की सिंचाई परियोजना का लाभ मिले। शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है वो सारे काम हुए ही हैं, पर इसमें अगर जहाँ भी कोई कमी लगती है तो वो प्राथमिकता से हमारी सरकार कर रही है और आगे भी अच्छा करेगी। स्वास्थ्य के लिए सबका अधिकार है, तो वो स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया से बढ़िया सेवा हो। अभी कुछ जैसे स्थिति स्वास्थ्य के मामले में आती है कि कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही होती है, कि अस्पताल हैं पर स्टाफ ठीक नहीं है, समय पे सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो हमारी सबकी प्राथमिकता रहती है कि जनता की सेवा, क्योंकि वास्तव में राजनीति होती है वो सेवा के लिए होती है, और उसके लिए निरंतर लगना, और उनको सब सुविधाएं जो ऑलरेडी है ही सरकार द्वारा, कोई मैं समझता हूँ कोई बात की कमी नहीं है, उसको यथावत करवाना, नीचे तक सब लोगों को उसका वास्तविक रूप में लाभ पहुँचे, अंतिम व्यक्ति। क्योंकि हमारी पार्टी का तो सिद्धांत ही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत पे हम चलने वाले लोग हैं, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति की सबसे पहले चिंता, जो वास्तव में अभावग्रस्त है उसको सुविधाओं का लाभ मिले। नर सेवा ही नारायण सेवा है, ये हमारा उद्देश्य है। नारायण जी, आपको टिकट मिलता है और आप लड़ाई लड़ते हैं, कितने वोटों से आप जीतने की आपको लगता है कि आप इतने वोट लिए? मैं तो जैसा आपको मैंने बताया कि ये तो पूरा गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, पर मैं समझता हूँ कि ये इतिहास बनेगा अगर पार्टी मेरे पे विश्वास करती है तो ना कभी भविष्य में कोई व्यक्ति इतने वोटों से चुनाव जीतना, उतने मतों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ विजय होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जी नारायण जी, हमसे बातचीत की बहुत सारा। जी धन्यवाद धन्यवाद। तो नारायण व्यास जी एक बड़ा दावा कर रहे हैं खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए कि इतिहास बनेगा। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि एक कार्यकर्ता जो है वो इतना विश्वास से भरा हुआ है कि यदि उसे टिकट मिलता है और वो लड़ाई लड़ता है तो वो जीतेगा नहीं, बल्कि बहुत अच्छे खासे वोटों से जीतेगा और इतिहास बनेगा। बहरहाल इस बात में कितना सच है, ये सपना है या दिवा स्वप्न है, ये ख्वाब है या वाकई सच्चाई है इसके पीछे, इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा तब तक जब तक चुनाव नहीं होते हैं, वोट नहीं डाले जाते हैं और परिणाम नहीं आता है। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।